हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी कोर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं। इन कथनों का आशय क्या है? इस कविता में कवि ने अपने जीवन को इस जगत रूपी माना है। कवि का जीवन इस जगत रूपी भार को लिए फिरते हैं। कहने का भाव यह है कि कवि अपने जीवन को जगत का भार माना है। इस भार को वह स्वयं वहन करता है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। मतलब उन्हें लगता है कि उनका जीवन इस जगत के भार रूपी है और उन्हें इस पूरे जीवन से, इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। बस वह अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न, जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसे क्यों कहा होगा? दाना का आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले या समझने वाले। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात समझदार और नासमझ दोनों ही तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को समझबूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ऐसा कहा है। तीसरा प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज में निहित क्रूरता को उजागर कीजिए। इसका आंसर है, यह कविता मानवीय करुणा को प्रस्तुत करती ही है। साथ ही इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दरिद्रता को बेचकर यश प्राप्ति करना चाहते हैं। यह कविता आज की टीवी या मीडिया पर एक व्यंग है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। अगला प्रश्न, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? तो यह जो पंक्ति है वह कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि हम समर्थ शक्तिमान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचा गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकता है। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होता है। अगला प्रश्न, हम दूरदर्शन कमरे में का काव्य सौंदर्य बताइए। पहला पद कविता की मूल भाव को स्पष्ट करता है। हम शब्द का प्रयोग करके कवि ने इसके काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की है। यद्यपि कवि ने कुछ विशेष शब्दों का विशेष अर्थों में प्रयोग किया, तब भी भाषा में कठिनता नहीं है। हम शब्द के माध्यम से कवि ने पत्रकारों और मीडिया के लोगों की जमात का वर्णन किया है। हम इस पद का प्रत्येक अर्थ की गंभीरता से लिए हुए हैं, खड़ी बोली है और मुक्त छंद है। अगला ये जो पैराग्राफ है वो कविता से लिया गया है। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की पल्वित माया। यह तेरी रनतरी भरी आकांक्षा से रणभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के असवों से नव जीवन का ऊंचा कर सिर, तक रहे हैं विपल्लव के बादल। ये जो कविता है बादल राग से लिया गया है। इसका व्याख्या, कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि ये क्रांति दूत रूपी बादल तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही है। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहती है। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी
भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। हे विपल्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्गार की आकांक्षाएं फूट पड़ती हैं। प्रश्न: बादल राग जीवन निर्माण में नए राग का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। बादल राग कविता में कवि ने लघु मानव की खुशहाली का राग गाया है। वह आम व्यक्ति के लिए बादल का आवाहन क्रांति के रूप में करता है। किसानों तथा मजदूरों की आकांक्षाएं बादल का नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से शरीर आहत होने पर भी हिम्मत नहीं हारते। गर्मी से हर तरफ सब कुछ सूखा मुरझाया सा है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की ओर देखते हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उनसे सबसे अधिक उफुल्ल नए पौधे छोटे बच्चे होंगे। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।